कक्षा 7वीं का हमारा विषय हिंदी का 6 मार्च को आपका हिंदी विषय का पेपर वार्षिक परीक्षा का होने वाला है। तो इस तरीके से पेपर का पैटर्न रहेगा और यह एक मॉडल पेपर है जो आपकी परीक्षा के लिए अति उपयोगी साबित होगा। देख सकते हैं यहाँ पे सभी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। इस तरीके से आपके पेपर का पैटर्न रहने वाला है। तो इन क्वेश्चन को करके जाना एंड आपने बाकी सारा जो पढ़ा है उसको भी रिवाइज करना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका समय वही 2.5 घंटे का रहेगा। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको ठीक तरीके से दिखाई दे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सबसे पहले कहा गया निर्देश में यह केवल अभ्यास हेतु, जैसा कि मैंने बताया मॉडल पेपर, ठीक है। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाते हैं 1 से लेकर के 5 तक, जिसमें आपका एक एक नंबर का प्रश्न रहेगा एंड ये हमारे सही विकल्प टाइप क्वेश्चन रहेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, फूले कदम्ब कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है? अंबर को, कंदुक को, कदम्ब को या बादल को? तो किसको? कदम्ब को छूना चाहता है। ये इसका राइट आंसर, आपको कदम्ब लगा देना है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका, दीपू से सभी क्या करते थे? ईर्ष्या, घृणा, द्वेष या लड़ाई? तो दीपू से सभी ईर्ष्या करते थे। क्या रहेगा इसका आंसर? ईर्ष्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आज रविवार का दिन है। देखो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके अभी बहुत सारे पेपर रह गए हैं तो उन सब की तैयारी के लिए यहाँ पर जुड़े रहना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की भी लिंक दी गई है। दीपू से सभी क्या करते थे? तो ईर्ष्या। आज रविवार का दिन है, वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो दिन। यहाँ पे देखो कौन सा अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित कौन सा शब्द किया गया है? दिन। तो दिन का जो समानार्थी शब्द होगा दिनकर होगा, दिवाकर, दिवस या दीन, क्या होगा? तो दिवस होगा। दिन का जो समानार्थी शब्द है वो दिवस होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्थान का विलोम शब्द है पतन, गिरना, चोटी या ठहरना? तो उत्थान का जो विलोम शब्द होता है, उत्थान का उल्टा है ना, तो वो पतन होता है। अगला क्वेश्चन है कि रहे भावना ऐसी मेरी, सत्य व्यवहार करूं, सदा सत्य, सरल व्यवहार करूं। इस तरीके से पंक्तियां हैं ये, तो सरल इसका आंसर आपका हो जाता है ए नंबर का ऑप्शन। इस तरीके से आपके 5 नंबर के होते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हम आगे के क्वेश्चन और देखते चलते हैं एंड कंप्लीट करते चलते हैं एक एक से, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिएगा, आगे आ जाते हैं हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए 6 से 10 तक, ठीक है। तो प्रत्येक एक एक नंबर का आपका ये रहेगा। 6वें नंबर का प्रश्न किया, कहा गया कि धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है। तो धिन धिन, देखो एक ही वर्ण की आवृत्ति जहाँ पे बार बार होती है, धा 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 धा, है ना, एक ही वर्ण आ रहा है बार बार, धा धा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ये यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है ना, ये 6वें का आंसर आपका हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका अनुप्रास, आपको इसके उत्तर में लिख देना है कि अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि आवृत्ति है वर्ण की। अगला, अष्टांग योग का चौथा अंग क्या है? अष्टांग योग का चौथा अंग क्या है? तो वो है प्राणायाम, ठीक है। तो यहाँ पर 7वें का उत्तर आपका हो जाएगा प्राणायाम, ठीक है। प्राणायाम आपको इस तरीके से अच्छी राइटिंग में एग्जाम में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, दया करने वाले व्यक्ति को खालिस्तान कहते हैं। तो दया करने वाले को क्या कहते हैं? दयालु कहते हैं। ये दिया गया है यहाँ पे, देखो दयालु। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? दयालु, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पंख बना खालिस्तान मेघ बने, मेघ बजे। पंख बना हरिचंदन, है ना, क्या है? पंख बना हरिचंदन मेघ बजे। आपने ये पंक्तियां पढ़ी होंगी। तो हरिचंदन इसका आंसर आपको लिखना है, ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एक खोज खालिस्तान द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये किसके द्वारा? नेहरू द्वारा, है ना, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर आपको लिखना है। तो इसका आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू, है ना। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। तो ये हो जाते हैं हमारे 10 नंबर के प्रश्न तक कंप्लीट। अब वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। आगे क्वेश्चन दिया गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में, जो कि 11 से 16 तक आपके 2-2 नंबर जो आपको देगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है ना। तो शाम के समय गंगा नदी कैसी? तो उदास सी, है ना, शाम के साय में उदास काली सी चादर ओढ़ी हुई दिखाई देती है। इस तरीके से आपको इसका 11 का उत्तर देखना है। ये रहेगा आपके सामने 11 का उत्तर कि शाम के साय में उदास काली सी चादर ओढ़ी हुई दिखाई देती है। कौन? गंगा नदी, है ना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर है 11 का उत्तर है, ये रहेगा आपके सामने। तो अगला प्रश्न हम आपका देख लेते हैं कि कहता है कि दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो हमारा व्यवहार सहानुभूति और करुणा से भरा होना चाहिए। ये देखो 11 के बाद 12 का भी उत्तर दिया गया है कि दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण एवं करुणा से भरा, संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशील इसका आंसर याद रखेंगे तो भी आपका सही है, ठीक है, एक शब्द में रखें। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है ना। दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म हमारे मन में होता है, मनुष्य के अंदर होता है। ये दिया गया है, देखो 13 का उत्तर है। दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म मनुष्य के अपने अंदर होता है, उसके मन में होता है, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे पहले आपको वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। देखो आगे क्वेश्चन आ जाता है 14 नंबर का प्रश्न है, गणगौर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? गणगौर, तो ये मालवा और निमाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो आपको लिखना है गणगौर मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़, है ना। देखो
है ना। इस तरीके से इसका उत्तर लिख देना है, ठीक है, इन क्षेत्रों का है। अगला है योग को अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं ना। योग के जो अति सूक्ष्म साधन हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं कि योग के अति सूक्ष्म साधन ध्यान, धारणा और प्राणायाम, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, कौन कौन सी। अति सूक्ष्म साधन बताना चाहें तो ध्यान, धारणा और प्राणायाम, ठीक है, ये रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम लिखना है आपको, है ना, जल का, पुष्प का, पर्वत का, है ना। यहाँ पर कहें कि तत्सम से आपको तद्भव से तत्सम लिखना है कि संस्कृत से हिंदी, तो जल का क्या हो जाएगा, जल का हम पानी लिख सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा पानी, सेकंड का हो जाएगा आपका फूल, है ना, और थर्ड का आपका क्या लिख देना है आपको, पुष्प, पर्वत का पहाड़ लिख सकते हैं ना, पहाड़। तो इस तरीके से आपके इन तीनों के तत्सम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके आ जाते हैं यहाँ पे 17 से 22 तक, जो कि आपके 3-3 नंबर आपको देंगे। तो 17 नंबर प्रश्न है कि नेहरू जी ने, है ना, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा व्यक्त क्यों करी थी। 3 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया है ना, नेहरू जी ने। तो ये रहेगा इसका आंसर, देख सकते हो यहाँ पे कि जवाहरलाल नेहरू ने गंगा नदी को भारत की संस्कृति, है ना, भारत की संस्कृति परंपरा का प्रतीक माना है, और उनकी इच्छा थी कि उनकी भस्म इस नदी में प्रवाहित हो। तो इसका आंसर याद कर लेना, ये रहेगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मेघ बजे कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है। तो 3 नंबर का ही प्रश्न है, देख सकते हो यहाँ पे। तो 18 का उत्तर आपको लिखना है इस तरीके से कि मेघ बजे कविता में, है ना, मेघ बजे कविता के में कवि ने बारिश के दौरान बादलों की गर्जना, धरती की खुशबू, किसानों की आशा, है ना, इन सब की ओर क्या है, एक तरीके से आह्वान किया है, वर्णन किया है, इन्हीं के बारे में उन्होंने बताया है, उनको महत्व बताया है। अगला क्वेश्चन है कि सज्जनता की पहचान किससे होती है ना। सज्जनता की पहचान किससे होती है, तो देखो उसकी व्यक्ति की दयालुता, उसके व्यवहार से, है ना। तो सज्जनता की पहचान व्यक्ति के व्यवहार, दयालुता और दूसरों के प्रति उसकी सहायता भावना से होती है। ये सारा आंसर आपको याद कर लेना है इसका 19 नंबर के प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है आपका मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए, ठीक है। इस पंक्ति का आपको भावार्थ लिखना है। इस पंक्ति का अर्थ क्या होता है, तो इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि वह संसार के सभी जीवों के साथ स्नेह और मैत्री का संबंध बनाए रखे। यह भावना आपसी प्रेम और सौहार्द का प्रतीक के साथ समानता का प्रतीक है। तो मैत्री भाव जगत यानी कि सबसे अच्छे संबंध रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की। तो इसका आंसर आपका दिया गया है 21 का उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पढ़ते समय दीपू को कौन कौन परेशान करता था और कैसे, है ना। पढ़ते समय दीपू को कौन कौन परेशान किया करता था। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से रखना है, ये रहेगा आपके सामने। पढ़ते समय दीपू को शोरगुल करते बच्चे, बर्तन धोने की आवाज़ें और बाहर खेलते लोगों की ध्वनियाँ परेशान करती थी, है ना। तो बर्तनों की आवाज़, बच्चों की आवाज़, तो इस तरीके से आपको आंसर में याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 23 से 26 तक आपके 5 मार्क्स। अब वीडियो मत छोड़ना क्योंकि ये 5-5 नंबर के 20 नंबर आपको देंगे, ये 5 प्रश्न, 4 प्रश्न, है ना। तो इन प्रश्नों को जरूर से कर लेना। देखो 23 नंबर प्रश्न है कि किसी एक महापुरुष के ऊपर 10 वाक्य आपको लिखने हैं। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर। तो किसी एक पर लिखना है, तो वो 3 आपको दिए गए हैं। मैं तो कहूँगा कि तीनों पर कर लेना, आपको काम आएगा। लेकिन सबसे पहले हम लिख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में, है ना। आप महात्मा गांधी के बारे में भी लिख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये पॉइंट हो जाएगा। और सारे उन्हें चाचा नेहरू कह करके बच्चे उन्हें बुलाते थे। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था 1889 में, है ना, 14 नवंबर को, तभी बाल दिवस मनाया जाता है। और ये रहेंगे आपके सारे के सारे पॉइंट। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए, है ना। मेरी कविता का मुख्य भाव आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं कि मेरी कविता का मुख्य भाव कवि की गहन संवेदनाओं और विचारों का प्रकटीकरण है। इस तरीके से इसका पूरा आंसर आपके सामने है। इसमें प्रकृति के प्रेम और कृतज्ञता प्रकट की गई है इस मेरी कविता में, ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो इसको कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि दादी की घड़ी कहानी के पात्रों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। मतलब आपने देखा कौन कौन से पात्र हैं उसमें, तो उनके बारे में आपको अपने शब्दों में कुछ समझाना है। तो इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपके सामने आंसर आपका दिया गया है, तो ये पूरा का पूरा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी, है ना, आपको छुट्टी चाहिए, उसके लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो ये एप्लीकेशन आपको कौन सी याद कर लेनी चाहिए, छुट्टी की कर लेनी है, ये रहेगी आपके सामने। इस तरीके से उत्तर लिखना। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, शासकीय माध्यमिक विद्यालय, जिला छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, कोई भी आपका जिला हो सकता है। 3 दिवस की छुट्टी हेतु आवेदन, है ना। मान्यवर सभी ने निवेदन है कि मुझे पारिवारिक कार्य के कारण दिनांक इतने से इतने, मतलब कितनी तारीख से कितने तारीख तक की छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पे वो दिनांक लिखना दोनों, और तक 3 दिनों की छुट्टी की आवश्यकता है। कृपया मुझे छुट्टी प्रदान करें जिससे मैं इस कार्य को पूरा कर सकूं। आपकी अति कृपा होगी, है ना। आज्ञाकारी शिष्य और डेट, रोल नंबर जरूर से डालना, है ना, ठीक है। अब यहाँ तक हो जाते हैं हमारे सारे प्रश्न कंप्लीट 1 से लेकर के 26 तक। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए इसी प्रकार से तैयारी हो सके।